अब महीने की जून के शुरुआत के बाद से कोरोना नियंत्रण में कोरोना के नियंत्रण में होने के बाद लगातार क्रेडिट लेने की भी रफ्तार बढ़ गई। सबसे पहले क्रेडिट की बात की अगर हम करें तो देश के गृह मंत्री, जो कि कोरोना के चरम काल में यानी 15 अप्रैल से लगभग 20 मई के बीच कहीं नहीं दिखाई दिए, वह एकाएक उभर कर सामने आए हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री को इस बात की बधाई दी है कि उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से कोरोना को कंट्रोल किया है। तो यह जानना बहुत जरूरी भी है, दिलचस्प भी है। हम क्यों नहीं तथ्यों पर जाने कि असल में सच क्या है। आज उन्हीं सवालों के आसपास हमारी बातचीत रहेगी। हमारे साथ बातचीत के लिए जनता के अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार हैं। आप जैसा कि जानते हैं, बहुत सारे मामलों में बहुत तथ्यगत बातें करते हैं और बताते हैं कि असल में क्या हो सकता है और क्या नहीं। तो सर, हम ये जानना चाहेंगे, हमारे पाठक दर्शक भी, सबसे पहले कि जो बधाई गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को कोरोना रोकने की सफलता पर दी है, आपके हिसाब से क्या वह वाजिब है? सच है वो वाकई कंट्रोल रहा? धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया अपने बीच में बोलने के लिए। तो ऐसा है कि देखिए, अभी भी करीब 1.25 लाख जो नए इन्फेक्शन रोज आ रहे हैं जी। तो इसका मतलब है कि दुनिया में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन हमारे देश में चल रहे हैं। और ये आंकड़ा ऐसा है जो कि अंडर एस्टिमेट समझा जाता है, क्योंकि गांव-गांव में टेस्टिंग नहीं हो रही है। और इस बार जो ये बीमारी है वो गांव में और छोटे शहरों में पहुंच गई है, जहाँ पे कि हेल्थ का सिस्टम बहुत ही मतलब कमजोर है, जहाँ से कि हम मतलब आंकड़े नहीं ले पाते हैं कि कितनी मौत हुई, कितने लोग बीमार हुए वगैरह। तो कुछ लोगों का मानना है मैथमेटिकल मॉडल के हिसाब से कि जितना हमारे यहाँ रिपोर्ट किया जा रहा है उससे 10 गुना ज्यादा केसेस हैं और 3 से 8 गुना ज्यादा मौतें हो रही हैं। तो इसका मतलब ये कि अगर अभी भी 1.25 लाख केसेस हैं तो सही बात है कि 4.25 लाख से तो कम है। देखिए, 1.25 लाख का अगर 10 गुना यानी 15 लाख केसेस रोज आ रहे हैं तो अपने आप में कोई छोटी संख्या नहीं है। और उसी तरह अगर मौतें अभी कह रहे हैं रिपोर्टेड की लगभग 4,000 के आसपास है, अभी 2,500 करीब अब आ गई हैं जो मौत प्रतिदिन। तो अगर वो भी 5 गुना भी मान लें तो 12,500 हो गई। यानी कि ये बहुत बड़ी संख्या है और इससे बहुत बड़ा एक परेशानी है। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि कंट्रोल में आ गया। दूसरी बात यह है कि जब जो ये बीमारी इतनी फैलती रहती है तो वायरस म्यूटेट करता है। जैसे कि हमारे यहाँ जो आया है B.1.607.2, तो वो भी म्यूटेट करके आया। तो म्यूटेशन चलता रहता है, नए नए म्यूटेशन आते हैं। अभी वियतनाम से खबर आई कि एक ऐसा नया म्यूटेशन आया है जो कि जो केंट वाला वेराइटी है और जो इंडिया वाला वेराइटी है उन दोनों का मिक्स है और वो बहुत तेजी से फैल रहा है। तो इसलिए जब तक ये इतनी जो बीमारी रहेगी तो ये फैलता रहेगा। और इसीलिए एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अभी तीसरी वेव शुरू हो सकती है। क्यों? क्योंकि खासकर बच्चों को टीका लगा नहीं है और अभी उसको वैक्सीनेशन शुरू भी नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा, हमारा वैक्सीनेशन इतना धीरे चल रहा है कि अभी भी 3% लोग हैं जिनको कि दोनों डोज लग चुके हैं। और अभी भी जैसे कि कहा जाता है कि मुश्किल से 10% हैं जिनको कि 1 डोज लग चुका है। ये बहुत कम संख्या है, इसमें हर्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी। तो इसलिए मेरा मानना है कि अभी भी बहुत ही हमको केयरफुल रहना पड़ेगा, सारी एहतियात बरतनी पड़ेगी। और यहाँ तक कि जिनको 2 टीके लग गए हैं उनको भी एहतियात बरतनी पड़ेगी, क्योंकि अभी इंग्लैंड से जो डेटा आ रहा है वो बता रहा है कि जिनको 2 टीके कोविशील्ड के लगे भी हैं तो वहाँ पे जो उनकी एफिशिएंसी है जो ये नए जो म्यूटेंट से डील करने की वो कम हो गई है। पहले समझा जाता था कि 60, 70, 80% के करीब रहेगी एफिशिएंसी, लेकिन अब वो सुनने में आ रहा है कि वो 50 या 50 से भी कम प्रतिशत पे रह जाएगी। यानी कि आपको 2 टीके लग गए फिर भी 50% चांस है कि आपको दोबारा वो बीमारी आके पकड़ ले, क्योंकि नया म्यूटेंट जो है वो उसको एस्केप कर जाता है। तो सर, आप कह रहे हैं कि मात्र दोनों इंजेक्शन 3% आबादी को लगा है, 1 इंजेक्शन 10% आबादी को लगा है। हमारी सरकार कल ही कह रही है अखबारों में, मीडिया में, कि वह कोरोना के टीके लगाने की रफ्तार में अमेरिका से भी आगे चली गई। ये खबर भी अखबारों में बड़ी बड़ी छपी है। तो सर, ये सच और झूठ का फासला अगर इतना रहेगा तो फिर म्यूटेंसी और रोग बढ़ने को कैसे रोका जा सके? तो देखिए, यहीं पे हमें समझना पड़ेगा कि हमारी जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो अमेरिका से 4 गुना ज्यादा है। बिल्कुल। तो अगर हम उनसे 4 गुना ज्यादा नहीं लगाएंगे टीका प्रतिदिन तो हम उनके बराबर भी नहीं पहुंचेंगे।
और हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। अमेरिका ने, यूरोप ने, ब्रिटेन ने जुलाई 2020 से ही उन्होंने खरबों जो डोजेज ऑर्डर कर दी, बिलियंस ऑफ डोजेज, है ना, और उनके पास पूरी मात्रा में जो डोजेज हैं। हमने तो ऑर्डर ही नहीं किया, हमने तो ये समझा ही नहीं कि इतना ज़रूरी है कि हमें करना पड़ेगा। हमने 16 जनवरी से स्टार्ट किया अपना जो टीकाकरण, और 10 जनवरी को ऑर्डर किया। तब तक तो जो बुक हो गई थी सारी डोजेज, और दुनिया में कमी पड़ गई थी डोजेज की। तो इसलिए जो हमारा सीरम इंस्टीट्यूट है जो कहता है कि हम तो मतलब 100 करोड़ डोज बना सकते हैं एक साल में, वो बना नहीं पाया क्योंकि दुनिया भर में शॉर्टेज हो गई। जो इनपुट्स हैं, हमारे इनपुट तो विदेश से आते हैं, तो इसलिए जो सीरम इंस्टीट्यूट भी नहीं बना पाया, ऑर्डर भी नहीं था। बल्कि सीरम इंस्टीट्यूट के आजाद पूना वाला तो ये शिकायत कर रहे थे कि हमें ऑर्डर ही नहीं मिला है, तो हम कैसे पहले से बना के रख लें। और फिर वो कह रहे थे कि अप्रैल तक हमारी डोज खराब भी होने लगेगी। तो उनको जनवरी 10 को ऑर्डर मिला, ये तो बहुत ही एक डिले हो गया। दूसरी बात, जब हमने शुरू किया तो हमने कहा कि 1 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ वर्कर को हम 1.5 महीने में लगाएंगे। अब इस रफ्तार पे तो 22 साल लग जाएगा सबको जो टीका लगाने में। तो हमें तो शुरू करना चाहिए था कम से कम 10 करोड़ टीका 1 महीने में, और 2 महीने के अंदर उसको 20 करोड़ में जब तब्दील कर देना चाहिए था। नहीं तो हम इस साल के अंत तक 60% की हर्ड इम्यूनिटी नहीं कर पाएंगे। तो 60% की इम्यूनिटी करने के लिए हमें तो 84 करोड़ लोगों को जो टीका लगाना है। इसका मतलब ये 170 करोड़ डोज है। तो अगर 10 महीने में करना तो एवरेज 17 करोड़ चाहिए। तो अगर वो 17 करोड़ एवरेज का प्रति माह नहीं होगा तो हमारे हर्ड इम्यूनिटी दिसंबर जनवरी तक भी नहीं आएगी। और जिस रफ्तार से भी चल रहा है, सरकार कह रही है अब हम ऑर्डर कर रहे हैं, पर ऑर्डर आप तभी करेंगे जब ये उपलब्ध होगा। सीरम इंस्टीट्यूट तभी अपना जब बढ़ा पाएगा जब उसके पास इनपुट होगा। कल ही की खबर थी कि अब अमेरिका कह रहा है कि अब हम लिबरलाइज करेंगे इनपुट देना। अभी तक वो इनपुट अलाउ नहीं कर रहे थे देना, तो इसलिए हम कैसे बना लेते इतनी। तो अभी भी क्योंकि सरकार ने इतनी कोई वो दिखाई नहीं है तत्परता, और इतना एक प्लानिंग, एडवांस प्लानिंग नहीं दिखाई है, तो अभी भी नहीं लगता है कि जो अगले साल के 20 तक भी हम 60% लोगों को लगा पाएंगे। और हर्ड इम्यूनिटी तो 60% पे आती है, लेकिन वो पिछले साल का डेटा है। इस साल का डेटा है कि जो ये B.1.607.2 है, ये और भी ज्यादा ट्रांसमिसेबल है। तो हो सकता है हर्ड इम्यूनिटी अब 80% पे आए। तो 80% पे आए तो मतलब ये और भी ज्यादा हमें लगाना पड़ेगा लोगों को डोज। और बच्चों का क्या होगा, क्योंकि बच्चों में ये फैल सकता है। तो अगर बच्चों को अभी हमने टीका लगाना शुरू ही नहीं किया है, और जो हमारी जो अभी वैक्सीन है उनमें अभी पता भी नहीं है, एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं है कि वो बच्चों को लगाया जा सकता है नहीं लगाया जा सकता। तो इसलिए मेरा मानना है कि अभी थर्ड वेव की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि वो जुलाई, अगस्त, सितंबर में आ जाएगी। और इसी में अनिश्चितता का काल बना हुआ है कि अब ये कब आएगी। और आज मतलब सरकारें कह रही हैं कि अब हम तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली में कह रहे हैं, बम्बई में, कि अब बच्चों के जो आईसीयू खोल लेंगे, क्योंकि जो बड़ों के आईसीयू होते हैं वहाँ बच्चों को नहीं रखा जा सकता है। तो अभी से तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन अभी इतनी जो वैक्सीन नहीं है, इतना हम तैयारी नहीं कर सकते, इतने डॉक्टर नहीं है, इतने नर्सेज नहीं है। हम टेम्प्रेरी हॉस्पिटल बना सकते हैं प्लेग्राउंड में और जो स्टेडियम वगैरह में, पर वहाँ पे डॉक्टर कहाँ होंगे, वहाँ पे नर्सेज कहाँ से आएंगी। डॉक्टर और नर्सेज की तो शॉर्टेज वैसे ही इतनी ज़्यादा है हमारे देश में। अभी जो हमारा सेकेंड वेव था उसमें दिख गया कि अस्पताल के बेड नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे, नर्सेज नहीं थी। जो टेम्प्रेरी अस्पताल सेटअप किए गए वहाँ डॉक्टर और नर्सेज उपलब्ध ही नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि अभी लगता है कि अभी डर है कि थर्ड वेव आ जाएगी, और थर्ड वेव आएगी तो दोबारा हमको लॉकडाउन करना पड़ेगा। और वो एक बहुत चिंता का कारण है, क्योंकि सेकेंड वेव बहुत कठिन थी, थर्ड वेव और भी ज्यादा कठिन होगी। तो सर ये जो शाबाशियों का दौर चल रहा है वो मतलब उसकी कोई जमीन नहीं दिखाई देती है। तो सर अब चलिए, चूंकि पॉलिटिकल बात हो जाएगी, हम ये समझें आपसे कि थर्ड वेव जो आएगा उसकी जो अभी जो तैयारी थी, अगर उससे आप अनुमान लगाएं तो हमारी स्थिति क्या दिखती है। क्योंकि 1 महीने में कोई वो सेंटर नहीं तैयार हो जाएंगे, ना एएनएम की भर्ती होने जा रही है, ना अस्पताल बनने जा रहे हैं इस रफ्तार से। और यह रोग चूंकि अमीर गरीब का फर्क नहीं करता है, तो आज ही जो आंकड़े छपे हैं इंडियन एक्सप्रेस के, वो बताते हैं कि मई महीने का टीका का 50% अकेले देश के बड़े 9 निजी अस्पतालों ने कब्जे में ले लिया, और 80% जो टीका है वो बड़े शहरों यानी मुंबई, पुणे, दिल्ली, कोलकाता ऐसे शहरों के पास। लेकिन आबादी का सच है, आप और शास्त्री हमसे बहुत बेहतर जानते हैं कि अभी भी आबादी का बड़ा हिस्सा यानी 60 से 70% गांवों की ओर या छोटे शहरों को जोड़ ले तो 80% से ज्यादा होता है। तो उनको तो अब तक टीका प्रियॉरिटी में ही नहीं। तो उसमें देखिए 2 चीजें हैं। एक तो सरकार की जो स्ट्रैटेजी है वो सही नहीं है। जब हमको पता है कि हमको कम से कम 170 करोड़ डोजेज लगाने हैं,
और हमारा उत्पादन उतना हो नहीं रहा है, तो एक क्यू तो बनानी पड़ेगी। जब जैसे पहले कहा था कि हम पहले जो फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर, फिर जो एल्डरली हैं, कोमॉर्बिडिटीज वाले हैं, अगर ऐसी क्यों नहीं बनाएंगे और सबके लिए खोल देंगे तो फिर अपना तफरी हो जाएगी। और इसीलिए प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला गया जिससे वो प्रॉफिट कमा सके। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी ये है, वो भी जो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो इसलिए जो प्राइसिंग भी गलत कर दी कि जो सेंटर को इतने प्राइस में मिलेगा, स्टेट्स को इस प्राइस में मिलेगा और प्राइवेट सेक्टर को, तो वो प्राइवेट सेक्टर का फायदा उठा रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जाएगा तो हमें ज्यादा दाम मिलेगा। तो जो वैक्सीन सप्लायर्स हैं वो भी उन्हीं को सप्लाई करना चाह रहे हैं। लेकिन जैसे आपने सही कहा कि बड़े बड़े अस्पताल की जो चेन्स हैं वो तो बड़े बड़े शहरों में है, वो छोटे शहरों में नहीं है। और छोटे जो हॉस्पिटल हैं छोटे छोटे शहरों में, उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो वैक्सीन खरीद पाए इन लोगों से। तो इसलिए सारी स्ट्रैटेजी बहुत गलत है। इसमें जो क्यू होना चाहिए वो क्यू नहीं है, और बिना क्यू के तो प्रॉफिटियरिंग होगा। जैसे कि आपने देखा ऑक्सीजन में प्रॉफिटियरिंग हुआ, रेमडेसिविर में प्रॉफिटियरिंग हुआ, हॉस्पिटल बेड में प्रॉफिटियरिंग हुआ, सब चीज में। तो अब यहाँ पे वैक्सीन में प्रॉफिटियरिंग हो रहा है। तो होना ये चाहिए था कि सेंटर को सारा एक फिक्स प्राइस पे प्रोक्योर करना चाहिए था, नो प्रॉफिट नो लॉस के बेसिस पे, और फिर स्टेट्स को सप्लाई करना चाहिए था। और फिर स्टेट्स अपने तौर पे वो फिक्स करते कि वो किस क्यू में कहाँ लगाएंगे। हर स्टेट की अलग अलग प्रायोरिटी हो सकती थी, तो अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से लगवाते, तो जाके हो सकता है कि हम 10 महीने 12 महीने में कवर कर पाते। पर जो वैक्सीन की शॉर्टेज है वो सबसे बड़ी समस्या है इस समय हमारे सामने, क्योंकि वैक्सीन अब सरकार कह रही है कि हम रैंप अप करेंगे, हम 1 करोड़ वैक्सीन लगाना शुरू कर देंगे, है ना, रोज। पर उतनी डोजेस आएंगी, उतना मिलेगा। अब अमेरिका से मदद मांगी तो अमेरिका ने तो कहा कि हम 4-5-6 मिलियन जो डोज दे देंगे, वो भी पता नहीं कब देंगे। पर 4-5-6 मिलियन तो आपको रोज लगाना होता है। एक दिन के इससे क्या होता है एक दिन से? तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी प्लानिंग नहीं है, और एक परेशानी है सरकार में भी कि वो प्लानिंग ठीक से कर नहीं पा रहे हैं, और उनको समझ नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से प्लानिंग। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है वैक्सीनेशन के बारे में, जो क्लियर कट प्लानिंग होनी चाहिए थी, और उसमें स्टेट्स का कोऑपरेशन होना चाहिए। यहाँ पे भी पॉलिटिक्स हो रही है, कुछ स्टेट कह रहे हैं जैसे दिल्ली कि हमें वो जो कोविशील्ड की तो मिल रहा है, और जो कोवैक्सीन है वो हमें मिल नहीं रहा। अब सेकंड डोज कैसे लगेगी अगर कोवैक्सीन आपको नहीं मिलेगा, जिसको एक डोज आपने लगा दी। तो इस तरह का जो सेंट्रल स्टेट के और स्टेट के बीच में जो झगड़ा है उसको सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है। एक नेशनल प्लान होना चाहिए, उस नेशनल प्लान के चलते हुए इस टीकाकरण होना चाहिए, और उसकी जो क्यू पूरी ठीक से बननी चाहिए। मतलब सर, अगर हम आपकी बात को समझें तो तीसरी लहर का भी मुकाबला, जैसा कि हाईकोर्ट ने कहा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, कि उत्तर प्रदेश राम भरोसे है, तीसरी लहर का मुकाबला भी करीब करीब हम राम भरोसे ही करेंगे, क्योंकि जिस तरह का तालमेल दिख रहा है केंद्र और राज्यों में वह लगातार विरोधाभासी है। अखबारों में आप सुनहरी बातें छोड़ दें, हालांकि अखबारों में भी कई बार बड़ा ही अजीब छपता है जिसमें सही जानकारी नहीं हो पाती। कहा यह जाता है, जैसे छपता ये है, लोगों को संतोष ये होता है कि अमेरिका इंजेक्शन देगा, लेकिन ये नहीं बताते कि ये 50-60 लाख देगा, जो भारत में एक दिन के लिए भी काफी नहीं है। तो इन चीजों से भी भ्रम हो रहा है। लेकिन सर, जनता के लेवल पर, जैसे जनता के लेवल पर स्वास्थ्य की इतनी बड़ी बात को लेकर कोई पहलकदमी दिखाई नहीं दे रही है, जिससे सरकार एक्चुअल दबाव में आए और वह काम करती हुई, बजाय की बधाई लेने देने की प्रक्रिया शुरू हो जाए जरा सा डाउन होने पर, वो क्यों नहीं दिखता? आप क्या पाते हैं इसमें, मतलब क्या दिक्कत है? देखिए, ऐसा है कि जनता को अब मुझे लगता है कि सरकार पे विश्वास कम है। सरकार कहती है कि ये बीमारी है, बहुत सारे लोग कहते हैं कोई ऐसी बीमारी है ही नहीं। गांव में जो खबर आ रही है कि वहां पे लोग भाग जा रहे हैं, वैक्सीन नहीं लगवाने जाते, जिसको वैक्सीन हेजिटेंसी बोलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वैक्सीन लगवाने से हमारी मृत्यु हो जाएगी, या हम बीमार पड़ जाएंगे, अस्पताल में जाएंगे तो वहाँ बीमार पड़ जाएंगे। कुछ लोग समझते हैं कि ये कुछ षड्यंत्र हो रहा है सरकार की तरफ से या किसी और बड़ी संस्था की तरफ से। तो जो वैक्सीन हेजिटेंसी है वो बहुत ज़्यादा है हमारे देश में, और इसलिए जो आम जनता का विश्वास होना चाहिए सरकार पे और सरकार की नीतियों पे, वो मुझे कम दिख रहा है इस समय। और दूसरी चीज़ ये है कि एलोपैथी में विश्वास भी कम है गांव में, वहाँ पे लोग आयुर्वेद करना चाहते हैं। बाकी तो ये जो एक ट्रेडिशनल जो एक थिंकिंग है कि ये कोई खास बीमारी नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगी, कुछ ये है, तो इसलिए अभी तक भी आपने देखा कि गांव में हमारा स्वास्थ्य का जो एक हेल्थ सिस्टम है वो बहुत ही कमजोर है। कभी उस पर प्रेशर बना ही नहीं। हालांकि सरकारें आती हैं, दो जानकारियां सर और मैं आपको जोड़ता हूं, जो हमारे रिपोर्टरों के जरिए हम तक आई और हमने इन पर कार्यक्रम भी किए।
आश्चर्य होगा आपको कि पहली बात ये कि लोगों ने एक तो रोग नहीं माना, कहा कि बुखार है। दूसरा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के हिस्से में जब लोग मरने लगे ज्यादा तो लोगों ने कहा ये 5G की वजह से मर रहे हैं, कोरोना की वजह से नहीं। बाकायदा हमें कार्यक्रम करना पड़ा कि 5G का कोई चक्कर ही नहीं, अभी तो सरकार शुरू कर रही है 5G ट्रायल। तीसरी बात ये हुई सर, जो आपसे जुड़ती है और आपसे हमें जानकारी चाहिए, देश जानना चाहेगा कि ये हुआ कि सरकार ने कुछ रियायतें दी हैं जो कोरोना से मौतें हुई हैं, कुछ मुआवजे देगी, कुछ 10 लाख रुपए देने वाली है उन बच्चों को। आपको नहीं लगता कि इस भ्रम की वजह से वो लाखों परिवार इस देश में वंचित रह गए जो जांच नहीं कराए कि उनके यहाँ मृत्यु कोरोना से हुई है, अब उन्हें लाभ नहीं मिल पाए? यह तो एक बड़ी त्रासदी है जो कि अंधविश्वास कहें, गैर जानकारी कहें, पुरातन पंथ कहें, जिसकी वजह से हुआ दिखता है। सही बात है आपकी। हमारे देश में अंधविश्वास बहुत ज्यादा है और साइंस बहुत कमजोर है। उसके पीछे हमारे जो शिक्षा पद्धति है वो बहुत ही कमजोर है, क्योंकि शिक्षा पद्धति जब सही होगी तभी साइंस के बारे में जानकारी मिलेगी और अंधविश्वास से हम जूझ पाएंगे। तो जैसे कि एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एसर की रिपोर्ट 2005 से आ रही है, वो बताती है कि 50% जो बच्चे हैं गांव के स्कूलों में वो 5वीं जमात में दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई या गणित नहीं कर पाते हैं। तो वो कभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी या मॉडर्न साइंस को समझ नहीं पाएंगे और वो फिर अंधविश्वास का ही जो रहेगा। और जैसे कि कहा महाकुंभ के लिए कि गंगा मैया तो सब देख ही लेगी, है ना, तो अगर हम वो कुंभ पे जाएंगे तो अपने आप कुछ होने वाला नहीं है, हम तो सब ठीक रहेंगे। लेकिन वो एक सुपर स्प्रेडर बन गया। उसी तरह जैसे अभी यूपी के इलेक्शन हुए, वहां पे लोग अपना गए, वहां पे सरकार की भी कमजोरी रही कि सरकार ने ये समझा नहीं कि लॉकडाउन करके ये सब रोक दिया जाए। तो जनता को भी लगा कि जब सरकार ही नहीं रोक रही तो हम क्यों रुके, हम भी जो अपना घूमते फिरते रहेंगे। तो इस सरकार की कमजोरी रही कि उसने नीति सही नहीं अपनाई, लॉकडाउन नहीं किया, रोका नहीं इन सबको। और दूसरा, लोगों का जो अंधविश्वास है उसके चलते हुए ये और ज्यादा हो गया। तो हमारी जो शिक्षा है उसकी जो कमजोरी है और स्वास्थ्य का जो हमारा जो सिस्टम है उसमें जो कमजोरी है, ये दो मिलकर एक बहुत डेडली कॉम्बिनेशन हो गया है। नहीं सर, एक और भी बात मैं कह रहा था जो मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि ये बताइए कि ये जो अंधविश्वास हुआ है, जो कुछ भी जो मौतें हुई, जो सरकार की तरफ से कोरोना के मरीज होने के नाते जो लाभ मिलना था मृत्यु होने पर, वह लाभ से तो लाखों लाख लोग वंचित रह गए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार ऐसा चाहती भी है कि ठीक है क्योंकि उस पर भार तो बढ़ेगा, 10 लाख रुपए का बीमा, मुफ्त में शिक्षा, ये सब क्योंकि गांव के गांव लोग मरे हैं पिछले 15 अप्रैल से 20 मई के बीच। नहीं, मैं उसी बात पे आ रहा था कि क्योंकि अगर लोगों का विश्वास नहीं होगा तो वो टेस्ट भी नहीं कराएंगे। और मैंने सुना है कि वो जब बीमार होते हैं तो कहते हैं कोविड नहीं है, ये तो खांसी है, बुखार खांसी है, और इसके लिए उनको लगता है कि वो करना नहीं। अब उससे फिर जब सरकार जब मुआवजा देगी तो वंचित रह जाएंगे। पर मेरा ये मानना है कि सरकार के लिए इस समय कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नहीं तो समाज में एक ब्रेकडाउन हो जाएगा जिस प्रकार से ये फैल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा नहीं कि सरकार चाहती है कि ये ना हो, सरकार तो ये चाहती है कि हम कम दिखाएं। तो अपना टेस्ट जो है वो मतलब सुनने में आता है कि वो कहते हैं कि जो टेस्ट कम कर दिए हैं, अगर टेस्ट कम कर दिए तो केसेस कम निकलेंगे तो अस्पताल में लोग कम जाएंगे। तो वो अपने को मतलब जो अपनी नाकामी है उसको छुपाना चाहते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि वो इस समय चाहेंगे कि वो बहुत ज्यादा फैलता रहे। वो चाहेंगे कि डेटा को छुपा लें लेकिन डिजीज कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि अगर डिजीज कंट्रोल में नहीं आएगा तो समाज में ब्रेकडाउन होगा और उनकी एक समस्या हो जाएगी कि उनकी जो एक छवि है वो बिगड़ती चली जाएगी और वही थर्ड वेव में कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि जितना फैलेगा उतना म्यूटेशन होगा, जितना म्यूटेशन होगा तो थर्ड वेव के चांस और बढ़ जाएंगे, और जब थर्ड वेव आएगा तो और ज्यादा उनकी परेशानी बढ़ जाएगी। तो मेरा मानना है कि अभी इस समय तो सरकार को बड़ी जल्दी से कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा गोल होगा। अगर वो नहीं कर पाएगी तो परेशानी और ज्यादा अगले वेव में बढ़ जाएगी। जैसे कि हमने देखा पहली वेव से दूसरी वेव में परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और दूसरी वेव से तीसरी वेव अगर म्यूटेशन करके आ गया तो वो परेशानी फिर और बढ़ेगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि कंट्रोल तो जरूर करना चाहेंगे लेकिन आंकड़े नहीं देना चाहेंगे। पर आंकड़े जब नहीं देंगे तो फिर क्या होगा कि आप प्लानिंग नहीं कर सकते सही ढंग से, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कितनी डेथ कहाँ हो रही है, कितने जो केसेस आ रहे हैं, तो कहाँ पे लॉकडाउन लगाना चाहिए सिलेक्टिवली, कहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, अब वो प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। और फिर जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं वो अनाथ हो गए हैं, उनकी एक समस्या बढ़ जाएगी, फिर गांव-गांव में परेशानी बढ़ जाएगी, तो उससे जो छवि खराब होगी। तो मेरा मानना है कि सरकार इस समय अपने खुद ही चक्रव्यूह में फंस गई है, क्योंकि चक्रव्यूह ये है कि ज्यादा एडमिट ना करो, है ना, ज्यादा वो उसको बताओ ही नहीं और अपने आप से ठीक हो जाएगा। और ये कहा कि हम तो विश्व गुरु हो गए हैं क्योंकि हमने तो कंट्रोल कर लिया है,
और जहाँ की अमेरिका और ब्रिटेन में केसेस बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ तो कम होते चले जा रहे हैं। तो एक मतलब कि जिसको कहा जाए कि कॉम्प्लेसेंसी आ गई थी बहुत ज़्यादा कि सब कुछ ठीक है। तो वो ये सारा जो एक चक्रव्यूह बन गया सरकार के लिए, जिसके दायरे में आके वो एक गलत निर्णय उसने ले लिया। और जो करना चाहिए था, जैसे कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, टेस्टिंग है, ये बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि तभी आप उसको रोक सकते हैं। टेस्टिंग कम हो गया, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कम हो गया, वैक्सीनेशन बड़े धीरे धीरे आपने किया। अब अमेरिका में 50% लोगों को वैक्सीन लग गया है, वहाँ पे केसेस कम होने लगे हैं, है ना। ब्रिटेन में लग गया है तो वहाँ पे केसेस कम हो गए हैं, लेकिन अब क्योंकि म्यूटेशन वहाँ पहुँच रहा है तो अब वहाँ पे केसेस कुछ बढ़ रहे हैं। वही चीज़ हमारे साथ हो सकती है कि हमारे यहाँ एक अगर सेकेंड वेव इस समय अभी भी मतलब केसेस, दुनिया के सबसे ज्यादा केसेस हमारे यहाँ हैं, 1.25 लाख, मतलब पिछली भी वेव के जो पीक है उससे ज्यादा हैं। तो अभी हमको कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिए, अभी भी केसेस बहुत हैं और वो और बढ़ सकते हैं। तो इसलिए अभी भी हमको सतर्क रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो थर्ड वेव आ जाएगी और परेशानी बढ़ जाएगी। चलिए सर, जानकारी के लिए शुक्रिया आपका, धन्यवाद। और बहुत सारी जानकारियां दी। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे प्रोफेसर अरुण कुमार। उन्होंने बताया कि किस तरह आंकड़ों के बीच सच क्या है। और एक बात यकीन मानिए आप सब, कि सरकार हो या समाज हो, अगर आंकड़े से आप खेल करेंगे, सही जानकारी नहीं देंगे, तो आप समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। चाहे आप अपने मुंह मियां मिट्ठू बने या विश्वगुरु का डंका बजाएं, लेकिन मरती हुए लोग और तैरती हुई लाशें ये बता रही हैं कि हमारी सरकार हर स्तर पर अक्षम है। और जैसा कि प्रोफेसर अरुण कुमार ने कहा कि तीसरे वेव की भी गुंजाइश है, और वह जुलाई से सितंबर के बीच कभी भी हो सकती है। ऐसे में बचाव ही एकमात्र रास्ता है कि अब तक सरकारों के पास कोई सही उपाय दिखाई नहीं देता। संसाधन तो आपको पता ही चल रहे हैं। आज ही की खबर है कि पटना में 2 बड़े अस्पताल हैं, बिहार की राजधानी है, और दोनों बड़े अस्पताल मतलब पीएमसीएच और नालंदा मेडिकल कॉलेज, दोनों के पास यंत्र नहीं है कि वो ब्लैक फंगस का इलाज कर सके। तो जाहिर तौर पर तीसरे वेव का इलाज कैसे करेंगे ये अस्पताल, यह सवाल बहुत बड़ा है। धन्यवाद सर। नमस्ते। न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया, जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।